हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सब मैथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़। और एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी और इन प्रॉपर्टीज़ को आपको याद करना होगा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्ट यूज़ क्वेश्चंस पर होगा। और जब आपको ये प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट याद हो जाएगी तो ही आप क्वेश्चंस सोल्व कर पाओगे। और हम प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल आसान तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे हम सारणिकों के गुणधर्म और सारणिकों का गुणनफल करना। ओके, तो देखिए सारणिकों की गुणधर्म। ओके, तो सारणिकों के गुणधर्म में पहली प्रॉपर्टीज़ है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये कोई सारणिक दे रखी है, ठीक है, ये कोई सारणी दे रखी है, अगर इसकी पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को किसमें, स्तंभों में बदल दिया जाए तो ठीक है, तो सारणी की जो वैल्यू होगी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर ये पहली सारणी है, इसका मान अगर 4 आ रहा है, अगर इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए, जैसे ये बदल दिया है, इसकी पंक्ति को स्तंभों में बदल दिया जाए तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 ही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा बराबर डेल्टा ट्रांसपोज। ठीक है, यानी अगर कोई सारणी दे रखी है और उस सारणी का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं हम तो आंसर वही आता है। ठीक है, क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को, ठीक है, पहले वाले के अंदर था यदि सारे ही पंक्ति या स्तंभ को चेंज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सारणी का मान सेम रहता है। लेकिन अगर दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल दी, यदि दो पंक्ति या स्तंभ को, या दो पंक्ति या दो स्तंभ को, ठीक है, आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा। जैसे अगर इसका मान 4 आ रहा है तो इसका मान भी 4 ही आएगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर इसका मान 4 आ रहा है तो इसका मान क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, कब, जब दो पंक्ति या स्तंभ, या तो दो पंक्ति को या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। जैसे ये कोई सारणिक थी, ठीक है, इसके अंदर दो पंक्तियों को चेंज कर दिया इसने, यानी फर्स्ट और थर्ड पंक्ति को चेंज कर दिया, ये वाली यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ आ गई। देखिए ये वाली पंक्ति यहाँ पर आ गई है और ये वाली पंक्ति यहाँ पर आ गई है। ठीक है, जब इसको सोल्व करते हैं हम तो मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ -4 आ रहा है तो यहाँ +4 आ जाएगा, यहाँ +4 आ रहा है तो यहाँ -4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टीज़ है, यदि सारणिक की कोई दो संख्या, दो पंक्तियाँ या स्तंभ सर्वसम हो। यदि कोई सारणिक है और उसकी दो पंक्ति या दो स्तंभ, या दो पंक्ति या दो स्तंभ, दोनों में से अगर कोई भी दो सर्वसम यानी समान हो तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये। ठीक है, जैसे इसके अंदर दे रखा है, देखिए ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1, तो इसके अंदर दो पंक्ति सेम है। देखिए दो पंक्ति सेम दे रखी है, दे रखिए A1 B1 C1, इसमें भी है A1 B1 C1, इसमें दो पंक्ति अगर सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। अगर दो स्तंभ भी सेम दे रखे हों तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ, ठीक है, कि सभी अवयवों को किसी अचर राशि, किसी से भी संख्या से गुणा कर दिया जाए, किसी अचर राशि k से, ठीक है, किसी भी अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए, पर k 0 नहीं होना चाहिए, तो सारणिक के मान में भी k से गुणा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये कोई सारणिक है, इसके अंदर एक पंक्ति को, ये वाली पहली पंक्ति को किससे गुणा कर दिया, इसने k से गुणा कर दिया। जब किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को किसी भी अचर राशि से गुणा कर दे तो वह सारणिक से गुणा हो जाती है, यानी ये k इसके बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, k इसके कॉमन आ जाएगा। अगर k यहाँ पर होता तो इनमें से भी k बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और क्वेश्चन जब करेंगे तो आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वीं प्रॉपर्टी है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दो पद हों तो सारणिक को उसी कोटि के दो अन्य सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि सारणी 3 क्रम की है तो बनने वाली सारणी भी 3 क्रम की होगी, 2 क्रम की तो 2 क्रम की बनेगी। जैसे जिसने क्या बोला है, पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में 2 पद जोड़ दिया जाए,
ये सारणिक है, इसके अंदर मैंने स्तंभ के अंदर, स्तंभ में 3 अवयव हैं, तीनों अवयव में कोई 2 ये पद जोड़ दिए मैंने, ठीक है। 2 पद हो गए इसके अंदर, देखिए इसके अंदर 2 पद हो गए। जब इस प्रकार से कोई 2 पद हो जाएंगे तो इसकी अब अलग अलग 2 सारणिक बनेगी और दोनों सारणियों का टोटल कर देंगे। एक सारणिक बनेगी A1 A2 को साथ में लेकर, और एक सारणिक बनेगी α1 α2 α3 को साथ में लेके, ठीक है। जैसे ये बन चुकी है, ठीक है, क्लियर। छठी प्रॉपर्टीज है हमारी, यदि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए, किसी भी अचर राशि से गुणा करके जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये है, अगर कोई सारणिक ये दे रखी है, हमें कोई सारणिक दे रखी है, तो सारणिक की पंक्ति में या स्तंभ में, पंक्ति अगर पंक्ति है जैसे 3 अवयव हैं, तो अगर पंक्ति के अंदर किसी भी अचर संख्या से, ठीक है, संगत अवयव अन्य पंक्ति के, जो दूसरी पंक्ति दे रखी होगी उसकी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अचर राशि से, जैसे कोई दूसरी पंक्ति दे रखी होगी, ठीक है, दूसरी पंक्ति दे रखी होगी, उसके अवयवों को, जैसे तीसरी पंक्ति की, जैसे तीसरी यानी पहली पंक्ति को मैंने तीसरी पंक्ति के अवयवों को कैसे गुणा करके और पहली पंक्ति में जोड़ दिया, ठीक है। जब इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है तो इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो दोनों की आंसर बिल्कुल सेम आएगा, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। 7वीं प्रॉपर्टीज है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के गुणनफलों का योग क्या होता है, 0 होता है। इसने क्या बोला है, कोई सारणिक है, उसकी पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के, जैसे ये पंक्ति है, ठीक है, ये वाली पंक्ति है, अगर इस पंक्ति के हम सहखंड निकालते हैं, इस पंक्ति के अगर हम सहखंड निकालते हैं और उन सहखंडों को अगर इस पंक्ति के अवयव से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे ये वाली पंक्ति के अवयव लिए मैंने, A11 है, इसका सहखंड निकालेंगे F11 हो जाएगा, ठीक है। ये A12 है, इसका सहखंड निकालेंगे F12, A13 का सेकंड ये, और इन तीनों को टोटल कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। और अगर इसका निकालते हैं A21 तो इसका सेकंड क्या होगा, F21, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी, ओके, क्लियर। 8वीं प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, अगर कोई सारणिक हो और जिसमें एक पंक्ति या तो एक पंक्ति या कोई एक भी स्तंभ, ठीक है, जिसके प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0। जैसे कोई सारणिक दे रखी है, इसके अंदर एक ये क्या है, स्तंभ, इस स्तंभ के तीनों अवयव कैसे दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई। और इससे पहले वाले हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी सारणिक में 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हों, या अगर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 आ जाए तो उसके मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। 9वीं प्रॉपर्टीज है, किसी त्रिभुजाकार सारणिक का मान, त्रिभुजाकार सारणिक आप जानते हो, ठीक है, मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं वो 0 होने चाहिए या मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 होने चाहिए, ठीक है, उसको त्रिभुजाकार सारणी बोलते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। अगर कोई सारणिक त्रिभुजाकार सारणिक है, ठीक है, त्रिभुजाकार सारणिक दे रखी है तो उसका जो भी आंसर होगा वो बिल्कुल इसका गुणनफल होगा। जिस प्रकार ये त्रिभुजाकार सारणी बन रही है, देखिए बन रही है त्रिभुजाकार सारणी, यहाँ 0 0 आ रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार से कोई त्रिभुजाकार सारणी बनती है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, मुख्य विकर्णों का गुणनफल A1 B1 C2, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा A1 B2 C3, A1 B2 C3 इसका राइट आंसर होगा, ओके। 10वीं प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक डेल्टा के अवयव जिनमें x है, अगर कोई सारणिक है, ठीक है, और उनके प्रत्येक अवयव में x है और x में बहुपद हो, ठीक है, और x में भी क्या हो, बहुपद हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पद हो, तो उसमें x बराबर a रखेंगे। अगर उसके अंदर x बराबर 1 रखें तो डेल्टा का मान 0 हो जाए, और डेल्टा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x माइनस a, तो x माइनस a सारणिक डेल्टा का गुणनफल
होगा। ठीक है, क्लियर। ये थी प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद होती जाएगी, पर क्वेश्चन करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, तो उनके ऊपर थोड़ी सी नज़र आपको बनाए रखनी है, और प्रॉपर्टीज़ याद होगी जब आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब करते हैं कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं, यानी सारणिकों को कैसे सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो जैसे R1 R2 R3, ठीक है, ये R1 R2 R3 है, रोज़ होती है। ठीक है, वो सारणिकों की पंक्तियों को निरूपित करते हैं। C1 C2 C3 ये पंक्तियों, ये इसके कॉलम को, ठीक है, इसके स्तंभों को निरूपित करते हैं। ठीक है, एक तीर का निशान दे रखा है तो उसका मतलब है चेंज, यानी कोई परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर ये दे रखा है, दोनों तरफ एरो का निशान दे रखा है, उसका मतलब है इंटरचेंज, यानी दोनों आपस में चेंज हो रही है। यानी ये अगर ये दे रखा है A to B, यानी A B में परिवर्तित हो रहा है। अगर ये दे रखा है A to B, यानी A और B आपस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, केवल A B में चेंज हो रहा है केवल। ठीक है, और इसका मतलब है A और B आपस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और अब इस एक्सरसाइज की सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो चीज़ काम आएगी वो है सारणिकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो सारणिकों गुणनफल, तो देखिए इसके अंदर हमने देखा था मैट्रिक्स के अंदर, सारणिक मैट्रिक्स के अंदर जो आपके अवयव होते थे तो उनको केवल पंक्ति और पंक्ति और स्तंभ में गुणा कर सकते थे, पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर पंक्ति गुणा पंक्ति या स्तंभ गुणा पंक्ति, पंक्ति गुणा पंक्ति या पंक्ति गुणा स्तंभ या स्तंभ गुणा पंक्ति या स्तंभ गुणा स्तंभ, किसी भी विधि से इसको सोल्व किया जा सकता है, किसी विधि से इसको सोल्व करने की संभावना रहती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं द्वितीय कोटि के दो सारणिकों का गुणनफल। द्वितीय कोटि यानी दो गुणा दो के क्रम की सारणिकों का गुणनफल। अगर जैसे आपको एक सारणिक ये दे रखी है, एक सारणिक ये दे रखी है, ठीक है, तो इन दोनों सारणिकों का गुणनफल करना है तो Δ1 गुणा Δ2। ठीक है, दोनों सारणिकों को पास पास रखेंगे। तो मैंने इसको गुणा किया है पंक्ति गुणा पंक्ति से। तो कैसे गुणा करते हैं पंक्ति गुणा पंक्ति में, आपको पता होगा। देखिए A1 पंक्ति गुणा पंक्ति से करके दिखा रहा हूँ। A1 इससे गुणा होगा, फिर B1 इससे गुणा होगा। ठीक है, जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। A1 C1 प्लस B1 D1। ओके, इसी को अब इसकी पंक्ति से गुणा करना है, आगे गैप छोड़ के A1 C2 और प्लस B1 D2 से, फिर यही पंक्ति इन दोनों पंक्तियों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, या इनको हम पंक्ति गुणा स्तंभ से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थी दो गुणा दो क्रम की मैट्रिसेस। अब देखते हैं तीन गुणा तीन क्रम की सारणिकों का गुणनफल। जैसे दो सारणिक मैंने ली है, ये दो सारणिक इसके अंदर है, जब दोनों सारणिकों का गुणनफल करेंगे Δ1 गुणा Δ2, दोनों को पास पास रखेंगे। ठीक है, इस सारणी को मैंने किया है पंक्ति गुणा स्तंभ से। ठीक है, जैसे आपने मैट्रिसेस में पढ़ रखा है वैसे है। A1 P1 से इंटू होगा, प्लस B1 P2 से इंटू होगा, प्लस C1 P3 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, फिर गैप छोड़ देंगे। इसी का काम तीनों स्तंभों से करना है। अब इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक है, फिर गैप छोड़ देंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे। इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। ओके, अगर ये इंपॉर्टेंट है आपकी द्वितीय कोटि यानी दो गुणा दो क्रम की, या तृतीय कोटि यानी तीन गुणा तीन क्रम की सारणिक को, ये दो गुणा दो क्रम की या तीन गुणा तीन क्रम की अगर कोई सारणिक दे रखी हो तो उसका गुणनफल कैसे करोगे। तो हमने पढ़ा है कि सारणिक के अंदर जो सारणिक होती है वो सेम क्रम की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक सारणिक ये दे रखी है, एक सारणिक ये दे रखी है, पर इसके अंदर ये तीन गुणा तीन क्रम की सारणिक है और ये दो गुणा दो क्रम की सारणिक है। तो सारणिकों का गुणनफल तभी संभव है जब दोनों सारणिक सेम क्रम की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस दो क्रम की सारणिक को हम तीन क्रम की सारणिक बनाएंगे। तो तीन क्रम की सारणिक बनाने का नियम होता है। ठीक है, क्या नियम होता है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं, 1 के आगे 0 0 और 1 के नीचे 0 0 दर्शा देंगे, और जो आपकी सारणिक थी उसको यहाँ लिख देंगे। क्लियर हुआ, 1 लिखेंगे पहले और 1 के पंक्ति में 0 0 और 1 के नीचे स्तंभ में 0 0 दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से तीन क्रम की सारणी से ये बन जाएगी। अब ये तीन गुणा तीन क्रम की हो गई, अब आराम से इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, ये दो हमने लिखा है, ये वाली
इन तीनों स्तंभों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर ये वाली अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इसका तीनों स्तंभों से अलग अलग मल्टीप्लाई, फिर ये वाली तीनों स्तंभों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद में अब मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2। हाँ, एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा थोड़ा याद करने की आप कोशिश करें, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी जब आप 4.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, जब ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। मिलते हैं 4.2 एक्सरसाइज में। थैंक यू।